हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेलकम टू द निखिलेश मैथमेटिक्स क्लास। आज हम यहाँ पे हमारा नया चैप्टर, नया टॉपिक कंप्लीटली चालू करने वाले हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ठीक है ना। इसके प्रीवियस में हमने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हमारा हो गया था, एज वेल एज डेफिनेट इंटीग्रेशन भी हमने स्टडी कर लिया था। आज हम क्या देखेंगे, उस डेफिनेट इंटीग्रेशन के एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले। तो हमारा नया चैप्टर है, आप उसको नंबर दे सकते हो कुछ भी, नथिंग बट वो है क्या, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। अब कौन सा इंटीग्रेशन भैया, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा। कौन सा इंटीग्रेशन रहेगा ये, डेफिनेट। कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, हाँ। तो हमने जहाँ तक इंटीग्रेशंस पढ़े हैं, हमने जहाँ तक इंटीग्रेशंस पढ़े वहाँ पे दो टाइप्स हमने स्टडी किया था, एक इंडेफिनेट और डेफिनेट। इंडेफिनेट में मैंने आपको बताया था कि भैया इस तरीके का इंटीग्रेशन का सिंबल रहेगा, यहाँ पे कोई फंक्शन रहेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये हमारा किस पैटर्न को बिलोंग करता है, ये हमारे इंडेफिनेट को बिलोंग करता है। सेकंड जो हमने स्टडी किया था नेक्स्ट चैप्टर, वो था हमारे पास इस टाइप का कुछ था, जहाँ पे इंटीग्रेशंस के ऊपर नीचे ये लिमिट्स लगे थे। ये काय के वैल्यूज़ है, ये एक्स के वैल्यूज़ है, x इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू बी। ठीक है ना। ये किसको बिलोंग करता है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशंस को बिलोंग करता है। डेफिनेट ये क्यू है, हमने उस वक्त भी बताया था क्यू डेफिनेट है भैया। क्यू की इसमें क्या लगे हैं, लिमिट्स लगे हैं, इसमें बाउंड्रीज लगे हैं, इसमें एंड पॉइंट्स लगे हैं। ठीक है। एफ ऑफ एक्स हमारा कोई भी फंक्शन है, इस केस में हम क्या देखेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारा इक्वेशन है, किसका, इक्वेशन ऑफ कर्व। क्या देखेंगे, इक्वेशन ऑफ कर्व। कौन है भैया, एफ ऑफ एक्स है। चलो ड्रॉ कर लेते हैं। अब कोई भी कर्व का एक ऐसा भी कर्व हो सकता है, चलो मैं सिंपल में लिख रहा हूं। ठीक है, इस टाइप का एक कर्व है। अभी हमने क्या बोला है कि भैया एफ ऑफ एक्स एक कर्व है और इस कर्व को हमें इंटीग्रेट करना है विद इन द लिमिट, विद इन द लिमिट। तो भैया x इक्वल्स टू ए यहाँ पे आ गया, x इक्वल्स टू बी यहाँ पे आ गया। इसका मतलब क्या कि मुझे ये जो कर्व निकल के आया, इस कर्व को मुझे इंटीग्रेट करना है। इस कर्व को मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विद इन द गिवन लिमिट, विद इन द गिवन लिमिट। और लिमिट क्या है, लिमिट है a और b। ये मेरा लोअर लिमिट हो गया, ये मेरा अपर लिमिट हो गया। ठीक है ना। ये मेरा लोएस्ट पॉइंट हो गया, ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इतना जो एरिया है, इतना जो एरिया अंडर ये कर्व बोलो या एरिया शेडेड पोर्शन है, इसका मुझे क्या फाइंड करना होता है, इसका मुझे फाइंड करना होता है एक तो एरिया, एक तो वॉल्यूम। ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस में आपको मैक्सिमम जो क्वेश्चंस मिलने वाले वो आपको ऐसे मिलने वाले हैं, वो बोलेंगे कि भैया फाइंड आउट द एरिया अंडर द शेडेड पोर्शन या फाइंड आउट एरिया अंडर कर्व, बोलेंगे फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द एरिया या फाइंड आउट द वॉल्यूम। इस टाइप के आपके पास कुछ ना कुछ क्या रहने वाले हैं, क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशंस में आपको क्या पढ़ना है, आपको जिस तरीके से हमने डेफिनेट पढ़ा था उसी तरीके से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। यहाँ पे लिमिट्स रहेंगे। ठीक है ना। लिमिट्स क्या दर्शाएंगा, ये एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नथिंग बट लोअर लिमिट और अपर लिमिट दर्शाएंगा। ये हमारा क्वेश्चन नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, हमारा फंक्शन नथिंग बट हमारा दिया हुआ कर्व रहने वाला है। ठीक है। और हमें फाइंड आउट करना होता है इस कर्व का इक्वेशन फॉर द क्या, एंड पॉइंट के बीच में जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का एरिया या तो फिर इस शेडेड पोर्शन का क्या, वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा काय में, इस चैप्टर के अंदर। आई बात ध्यान में। या ऐसे हो सकता है कि आपके पास भैया दो कर्व दिए होंगे, दो अलग अलग फंक्शन दिए रहेंगे आपको। एक समझ लो कि भैया बहुत सारा पैटर्न रहेगा। एक सपोज समझ लो कि एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, दूसरा आपके पास एक सपोज पैराबोला दिया है, बोलेंगे भैया इसका एरिया फाइंड आउट करो। आई बात ध्यान में। बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले, हम जब क्वेश्चंस लेंगे आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है। ओके गाइज, तो हमने जो भी पढ़ा था इंटीग्रेशंस का, उसी को हम अभी आगे कैरी ओवर करते हैं हमारे क्वेश्चंस के साथ। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज हम यहाँ पे ले लेते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में से जो भी क्वेश्चन होगा, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं
कुछ नहीं है, जो हमने डेफिनेट में पढ़ा था ना वैसे ही आपको पढ़ना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना। थोड़ा सा कुछ स्लाइटली माइन्यूट से चेंजेस है, वो चेंजेस हम यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे वैसे वैसे हम वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो उसको एक बार ध्यान से देख लो, दिख रहा है सबको? फाइन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया है, उन्होंने बोला है पहले सिंपल से चालू कर दे, ठीक है ना, बाद में फिर हम डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे। उन्होंने दिया भैया फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग कर्व। उन्होंने बोला है फाइंड एरिया ऑफ, क्या बोल रहे हैं, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। आगे में दिया है x axis and the given line by the curve with x axis and given line। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्वेश्चन में अभी हम आपको यहाँ पे एक फंक्शन दे देंगे फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ठीक है ना। तो आपके पास कर्व का इक्वेशन है क्या? फिलहाल दिया हुआ नहीं है। अब यहाँ पे हम स्टडी करने वाले, हमारा फर्स्ट कुछ कर्व दिया रहेगा, एफ ऑफ एक्स का एक फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो उसने लिमिट दे दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व विथ जो भी कर्व रहेगा उसका जो रीजन बाउंडेड निकालना हो कैसा, विथ एक्स एक्सिस एंड द गिवन लाइन। अब गिवन लाइन यानी क्वेश्चन में गिवन लाइन रहेगा, एक्स एक्सिस बोला यानी भैया एक बात पक्की है कि भैया एक्स एक्सिस यानी ये वाला आपका एक्स एक्सिस हो गया। इसके अबाउट इस लाइन का क्या फाइंड करना है, इस कर्व का क्या फाइंड करना है, हमें एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। तो अब डायग्राम कैसे होगा देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका सब क्वेश्चन देखते हैं। उसने दिया है पहला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, उसने दिया है भैया y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, उसके बाद दिया है x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 3। जी हाँ, x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 3। हमने कहा था कि भैया ये लिमिट, अभी जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने क्या कहा था, ये जो आपको दिया रहेगा वो क्या रहेंगे, आपके लिमिट्स रहेंगे, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट। उन दो रीजन्स के बीच में आपको, या उन दो एंड पॉइंट्स के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम फाइंड करना होता है। यहाँ पे भी वही बात है, उसने कहा कि x इक्वल्स टू 1 x इक्वल्स टू 3, इसका मतलब x के वैल्यूज दिए है, इसका मतलब आपको लोअर लिमिट दिया है, इसका मतलब आपको अपर लिमिट दिया है। कर्व है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, पैराबोलिक कर्व है। सपोज मैंने, चलो कंपल्सन नहीं है कि कर्व एग्जैक्टली निकालना कैसे क्या, उतना टेंशन मत लो, जनरलाइज बता रहा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, उस टाइप का एक कर्व है। तो देखो ये मेरा एक पॉइंट हो गया, ये मेरा जो मैंने आपको एग्जांपल में लिया तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। उसने एक्स एक्सिस बोला, उसने क्या बोला, एक्स एक्सिस, इसका मतलब एक्स एक्सिस को पकड़ के ये एक बाउंड्री, ये एक बाउंड्री और आपका एक्स एक्सिस एक बाउंड्री, तो इनके बीच का आपको क्या फाइंड करना है, इसके बीच का आपको रीजन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसके बीच का आपको रीजन फाइंड करना है, ठीक है। ये जो बाउंडेड रीजन है इसका नथिंग बट क्या फाइंड करना है, एरिया। रीजन निकल गया, ये रीजन आ गया, इस रीजन का क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। अब बड़ा सिंपल है, ठीक है, कुछ भी टेंशन वाला नहीं है। नथिंग बट व्हाट, इस कर्व को इंटीग्रेट करना है विथ इन द गिवन लिमिट्स। क्या करना है, इस कर्व को इंटीग्रेट करना है विथ इन द गिवन लिमिट। तो कैसा करोगे, हाँ जी बड़ा सिंपल है, लेट i इज इक्वल्स नथिंग बट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, नथिंग बट आपका कौन है जी, f ऑफ x, इंटीग्रेटिंग लिमिट्स मालूम है, देयरफॉर इंटीग्रल 1 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स। सब्स्टिट्यूट कैसा करेंगे, इंटीग्रल 1 to 3 एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्योंकि फंक्शन किसका है, y इज इक्वल्स टू एक्स, y कौन है आपका, f ऑफ x होता है, y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, f ऑफ x इज नथिंग बट y होता है, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देयरफॉर इंटीग्रल लग गया तो भैया बगल में dx लगने को ना, इंटीग्रल 1 to 3 एक्स स्क्वायर dx। देयरफॉर i इज इक्वल्स टू, बोलो जी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका आंसर होता है भैया एक्स क्यूब बाय 3। लिमिट्स लग गए 1 to 3, तो भैया 1/3 बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो भैया बन गया 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ये बन गया 1/3, 3 का क्यूब यानी बोलो 1 का क्यूब यानी 1, ओके। तो भैया 1/3, ये बन गया 26। तो इसका आंसर क्या निकल के आना चाहिए, इसका आंसर निकल दिख रहा है क्या, इसका आंसर आपके पास निकल के आना चाहिए नथिंग बट 26/3 एरिया है करके स्क्वायर यूनिट। क्या ये एरिया है करके स्क्वायर यूनिट, ये आपका फाइनल आंसर है।
कुछ ऐसा नया अलग से कुछ करना नहीं, हमें इंटीग्रेट ही करना है इन टर्म्स ऑफ डेफिनेट। दिख रहा क्या, देखो पहले, अरे यार सॉरी गाइज, ठीक है समझ गया, दिख रहा है 26/3 आपके पास क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट उसका आंसर आ जाना चाहिए। बड़ा ही सिंपल सा कंसेप्ट था ये, देख लो किस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट किया और किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है, समझ गया। और वो उसका डायग्राम बड़ा ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है आपके लिए, डायग्राम ड्रॉ करते आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि आगे में जब क्वेश्चंस आएंगे आपको तो भैया आपको क्वेश्चंस में डायग्राम का होना बहुत ज़रूरी है। तो चलो इस क्वेश्चन को फटाक से नोट डाउन कर दो। हाँ, तो उसी का अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया हमारा। अब इसका सेकंड लेते हैं, उसने दिया है क्या, देखते कौन सा क्वेश्चन, ये ले लो। जैसा उसने दिया है कि भैया y इज इक्वल टू, क्या बोला है उसने, y इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी का जो ग्राफ था पैराबोलिक वाला था, ठीक है ना, हाँ ये है y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका मतलब साइन फंक्शन है। और लिमिट क्या दिया है उसने, x इज इक्वल टू रहेंगे, क्या दिया है -π/2 टू π/2। x का वैल्यू दिया है भैया π/2, सॉरी माइनस, एंड x इज इक्वल टू क्या दिया है उसने, π/2 दिया है। ये चीज़ आपके पास क्वेश्चन में दिया है। x एक्सिस का बॉर्डर रहेगा, इधर π/2 और उधर π/2 का रीजन रहेगा। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स एक कैसा कर्व है आपको पता होना चाहिए। सबको मालूम है कि भैया f ऑफ x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू कौन है आपके पास, साइन एक्स। y इज साइन एक्स नथिंग बट साइन का ग्राफ कैसे रहेगा, हमने पढ़े थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में, साइनोसाइडल वेव्स, याद है आपको, या ऐसा पास होता है, याद है सबको, नहीं याद है, ठीक है ना। साइन वेव्स, कॉस वेव्स हमने देखा था, ऊपर से चालू होता है लाइक दैट। ये कौन सा कैसा फंक्शन है, साइन का फंक्शन है करके, ये वाला आप होमवर्क के लिए कॉस फंक्शन ले लो। उसने क्या बोला, लिमिट्स, भैया लिमिट्स x का वैल्यू -π/2, हमको मालूम थे ये 0 था, ये मेरा क्या था साइन के लिए, साइन 0 का 0, साइन 90 का 1, साइन फिर से 180 का 0, ये पाई था। उसके बाद फिर से ये क्या था मेरे पास, ये था भैया 2π था, ठीक है ना, ये आगे में बढ़ रहा था, ठीक है ना। ये मेरे पास क्या था, ये था मेरे पास भैया π/2, याद है। तो -π/2 किधर रहेगा भैया, -π/2 ये रहा, -π/2 दिख रहा ना यहाँ पे, छोटा छोटा मैं थोड़ा ड्रॉ कर रहा, देख लो, ठीक है। इसका मतलब मेरे एंड पॉइंट्स कौन है जी, मेरे एंड पॉइंट्स ये है, हाँ जी। तो मुझे रीजन कौन सा फाइंड आउट करना है, इसके बॉन्डेड, इसका बॉन्डेड रीजन फाइंड आउट करना है, इसका मतलब मुझे ये फाइंड आउट करना है। अब फिलहाल मैं अलग अलग ड्रॉ कर रहा क्योंकि कैसा, ठीक है ना, एज ए होल सिंगल रीजन आपको फाइंड आउट करना है। देखो ये वाला जो है, ये वाला जो दिख रहा है, ये आपका एरिया अंडर कर्व, एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया अंडर कर्व विथ इन द गिवन लिमिट्स -π/2 टू π/2, इसका आंसर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या करूंगा भैया, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल है, लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल, लिमिट्स दिया है मेरे पास, क्या दिया है भाई -π/2 टू π/2, ये हो गया f ऑफ x dx, स्टेप्स बढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी इंटीग्रल -π/2 टू π/2, f ऑफ x कौन है आपका, साइन एक्स dx, हाँ जी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है बोलो, cos x या माइनस cos x, माइनस ऑफ cos x, ब्रैकेट कौन है -π/2 टू π/2। तो मैं क्या करूँगा भैया, माइनस साइन बाहर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos ऑफ π/2 माइनस cos ऑफ -π/2, ठीक है, ये माइनस बाहर, cos π/2 cos 90 का आंसर कितना है जी 0, माइनस ये बाहर आ जाएगा cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा। तो भैया cos ऑफ π/2 फिर से cos 90 का आंसर फिर से कितना है भाई 0, सही है गलत है, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर 0, और भैया इसका भी आंसर क्या निकल के आ गया 0। तो इसका आंसर क्या निकल के आएगा 0। लेकिन ये पॉसिबल है क्या, 0 स्क्वायर यूनिट आना आंसर पॉसिबल है क्या, बोलो मुझे जल्दी से, पॉसिबल है क्या, 0 स्क्वायर यूनिट आंसर आना पॉसिबल है क्या। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे शेडेड रीजन दिख रहा है 0, यानी क्या कि भैया एक पॉइंट, जस्ट सिंगल पॉइंट जिसका एरिया क्या होता है ऑलमोस्ट 0 होता है, 0 भी नहीं बोल सकते लेकिन ऑलमोस्ट 0 होता है, इस पॉइंट का एरिया 0। यदि मैं इसको सर्कल बढ़ाऊँ तो भैया इसका कुछ ना कुछ तो एरिया रहेगा, इसका बढ़ाओ तो कुछ ना कुछ तो एरिया रहेगा, यहाँ पे मुझे विजिबल हो रहा है, अरे बात है में। तो जो अभी तक मैंने जो स्ट्रक्चर लगाया या फिर अभी तक जो मैंने सॉल्व किया वो पॉसिबल है क्या,
ये जो मेथड हमने अपनाया इसलिए मैंने पेन चेंज करके लिखा, ये जो मैंने मेथड अपनाया ये सही है क्या, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज चाहिए। अब क्या चेंज चाहिए, तो हमने हमारे डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने कहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है उसके प्रॉपर्टीज। क्या कहा था मैंने, वो है उसके प्रॉपर्टीज। तो हमने वहाँ पे शायद से 6-7 प्रॉपर्टीज कुछ तो भी पढ़े थे, याद होगा आपको, एक बार रिवाइज कर लो। 7 प्रॉपर्टीज पढ़े थे, तो 7 प्रॉपर्टीज में से हमारे पास ऐसा कुछ प्रॉपर्टी था क्या, -a to a था क्या। देखो 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 भैया, लिमिट सेम है, -a to a, ठीक है ना। उसका हमने एक चीज अपनाए थे, क्या अपनाए थे बोलो, इसको हम चेंज कर सकते। कैसा चेंज करेंगे हम, इसको स्प्लिट करेंगे। कैसा स्प्लिट करेंगे, देखो कैसा स्प्लिट करेंगे हम इसको, याद है क्या कुछ, देखो इंटीग्रेशन -π/2 0, -π/2 0 और 0 to π/2, ठीक है ना। क्योंकि 0 आएगा ना भैया, जब ये और ये सेम लिमिट है, अपोजिट है, तो भैया ये और ये कैंसिल, माइनस करेंगे तो 0 आएगा। लेकिन हमें वैसा नहीं करना, हमें तोड़ना है, दिस टू दिस और दिस टू दिस। -π/2 to 0 f(x) dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2 f(x) dx। क्या करना है आपको, इस टाइप पे आप प्रॉपर्टी लगा, जो दिख रहा है ना नीचे में, हाँ ठीक है, इस टाइप पे आप प्रॉपर्टी लगाते हो तो आपको क्या करना है, उसको नथिंग बट आपको सिंपल में सॉल्व करना है। तो अब इसको आप सॉल्व कैसा करोगे ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट डाल देंगे, इंटीग्रल -π/2 to 0 f(x) यानी कौन आपके पास sin x dx प्लस इंटीग्रल 0 to π/2, ये आपके पास कौन है जी, sin x dx, ठीक है। लिख लिया मैंने f(x) बट हमारा फंक्शन सब्स्टिट्यूट किया। अभी हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट करने के लिए देखो, ठीक है ना, इधर मैं लिखता हूँ मैं, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा, एरिया आई लिखो या फिर ए लिखो चलेगा। इसका क्या बन जाएगा, देखो साइन का माइनस ऑफ cos x, लिमिट -π/2 0 प्लस इसका भी माइनस cos x, लिमिट 0 to π/2। इसका जब हम सॉल्व करेंगे आंसर, तो देखो इसका आंसर क्या निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ cos 0 माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है ना, प्लस cos ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऑलरेडी माइनस है करके मैंने इसको प्लस दिया, तो माइनस साइन कॉमन निकालो जैसे मैंने वहाँ पे किया था और सॉल्व करो। ये बन गया 1 प्लस ये माइनस ऑफ cos π/2 अपर लिमिट माइनस माइनस फिर से प्लस, ये बन जाएगा भैया लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या बन जाएगा बोलो, cos 0, क्या बन जाएगा cos 0। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखो क्या बन के आएगा, cos 0 का आंसर कितना होता है, हाँ जी, cos 0 का आंसर जल्दी 1, cos 0 का आंसर कितना होता है 1 होता है। cos π/2 का आंसर कितना होता है, दिख रहा है, cos π/2 का आंसर कितना होता है बोलो, cos 90 का आंसर 0, cos 90 भी 0, cos ये भी क्या बन जाएगा, तो उसके हिसाब से आंसर आपका क्या आना चाहिए, देख लो एक बार फिर से, देखो अच्छे से क्या बन के आता है, वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो उसका। आ गया सबका, डाले आंसर्स, या फिर इसका -1 कॉमन निकाले तो भी चलने वाला, कुछ भी इसमें इशू नहीं है। हाँ, -1 कॉमन निकाले, रहने दो। cos 0 का आंसर 1 प्लस cos -π/2 नथिंग बट cos ऑफ π/2, cos π/2 का आंसर कितना 0, cos 90 का आंसर कितना होता है 0 प्लस यहाँ पे फिर से माइनस ऑफ कितना बन जाएगा, नहीं शायद से हमारा ना कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट, हाँ साइन करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर दिया, साइन का माइनस कॉस, इसका भी माइनस कॉस, ठीक है ना। हमने सपोज यहाँ पे माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, एक ही होने वाला, वैसा भी कुछ इशू तो है नहीं इसमें, लेकिन फिर भी चलो हम इसमें सपोज माइनस साइन कॉमन निकालते हैं तो cos 0 यहाँ पे एक ही होने वाला है, कैसा भी करो, कुछ में दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपका प्लस एज इट इज़, यहाँ से भी फिर सपोज मैंने माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूँ, ठीक है, तो ये cos π/2 और भैया ये माइनस और इसका आंसर cos 0, ठीक है। हाँ, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे देखो ये माइनस एज इट इज़, cos 0 का आंसर 1 प्लस इसका आंसर, ये मैं चलो यहाँ पे माइनस लिखता हूँ, cos का आंसर 0 फिर से ये यहाँ पे, ठीक है, मैंने माइनस साइन कॉमन, प्लस माइनस से बन जाएगा माइनस, ठीक है।
हाँ, cos पाई बाई 2 कैंसिल, फिर से क्या बन जाएगा आपके पास, बोलो 0, और इसके आंसर से आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, फिर से 1 बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर से वही दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है आपके पास, +1 और -1 यहाँ पे आपको कैंसिल होते दिख रहे, कैंसिल होते दिख रहे कि नहीं दिख रहे, आगे नहीं, तो भैया ये कैंसिल हो रहे। तो अब इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप क्या करोगे और कैसा करोगे, बोलो मुझे, क्योंकि बात क्या आ रही है, हम एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया के लिए हमारे पास जो भी इसका रीजन रहने वाला ना एरिया, लेकिन बट हमें क्या ले, देखो यहाँ पे भी किया होता तो भी आंसर इसका 0 आना था, 0 आ रहा था। मैंने इस प्रोसेस से किया, स्प्लिटिंग से किया, फिर भी इसका आंसर -1 और ये +1 कैंसिल करके 0 आ रहा है। अब ऐसा क्यों आ रहा है, एक सिंपल फंडा है, सिंपल कंसेप्ट है, क्या है कि ये वाला जो है ना रीजन, ये नेगेटिव में जा रहा है, ठीक है ना, उल्टा रीजन है, तो नथिंग बट हम एरिया को नेगेटिव नहीं रख सकते, एरिया नेगेटिव रहेगा क्या, एरिया नेगेटिव नहीं रख सकते, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को हमने करना है मॉड के अंदर प्लेस। इसका मतलब एरिया क्या बन गया, ये एरिया हो गया पॉजिटिव, क्या हो गया, एरिया पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हमने मॉड में डाला। तो इसके आंसर क्या निकल के आ जाएंगे, इसके आंसर 1 आ जाएगा, मॉड ऑफ 1, नथिंग बट देखो ये माइनस मॉड ऑफ 1, और ये माइनस ऑफ माइनस क्या बन गया, +1। इसके आंसर मॉड के बाहर निकलेगा तो 1 + 1, नथिंग बट ये आपके पास आएगा ट्वाइस ऑफ स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यहाँ से एरिया सिंगल दिख रहा है, ये दोनों अपोजिट एरियाज एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये माइनस में है तो ये पॉजिटिव है, यदि इन दोनों को ऐड करते हैं हम लोग तो भैया कैंसिल हो जाना है, लेकिन वैसा करना नहीं, क्योंकि हमें एरिया निकालना है, उसका कुछ ना कुछ एरिया आना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, इस एरिया को जो है, ये वाला जो बॉन्डेड रीजन है ना हमारा, ये वाला, ये नेगेटिव वाला, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम मॉड में प्लेस करते ताकि इसका आंसर नेगेटिव ना आए, इसका आंसर पॉजिटिव, मीन्स आ रहा तो नेगेटिव लेकिन उसका आंसर हम पॉजिटिव कंसिडर करना है, तो इसलिए हम क्या देंगे, इसमें मॉड देंगे। ये वाला थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान में रखो, ठीक है ना, तो इसको नोट डाउन कर दो, 2 स्क्वायर रूट इसका आंसर आना जाना चाहिए। हाँ जी, तो हम चालू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लेते हैं, हमने क्या लिया था इसके प्रीवियस में, एरिया बाउंडेड बाय द गिवन कर्व एज वेल एज लाइन विथ एक्स एक्सिस लिया था। अभी हम देखेंगे दूसरा कर्व, सपोज यहाँ पे दिया है कि मैं डायरेक्ट लिखूँ या फिर क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये होगा क्वेश्चन की फाइंड एरिया या फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, ऐसा भी रहता है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व दिया है आपको y² = 16x, ऐसी है क्वेश्चन, शायद से देख लेता हूँ मैं फिर भी, हाँ y² = 16x एंड लाइन x = 4 एंड लाइन x = 4। हाँ जी, तो इसको ध्यान से देखिए ज़रा, दिख रहा है सबको क्वेश्चन, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है लेकिन थोड़ा सा, 1 मिनट, हाँ ये आपका क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा डीम दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ पे देखो, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y² = 16x, भैया ये कौन सा कर्व है, पैराबोला, हमने आपके 11th क्लास में पढ़ा है, हमने आपको ये पैराबोला है जिसका ओपनिंग किसके तरफ है, x एक्सिस के तरफ ओपनिंग है, और आप सब लोगों को पता होना कि भैया जो पैराबोला होता है वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है, अबाउट x एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है। तो ये मैंने सिमेट्रिक फिगर बना दिया, ये कौन है, मेरा कर्व है जी, कौन है आपका कर्व है। उसके बाद क्या बोला, एंड लाइन x = 4, ये x एक्सिस है, x = 4 है, समझ लो कहीं भी तो भी यहाँ पे है, मीन्स ये रीजन होना, कौन सा रीजन निकालना है आपको, एरिया कौन से रीजन का निकालना है, ये रीजन का एरिया निकालना है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन x = 4, ये वाला आई बात ध्यान में। इसका मतलब क्या कि आपको इतना एरिया निकालना है, इतना एरिया निकालोगे कैसा, ऊपर नीचे का एरिया आ रहा है, तो ये सपोज मेरा ओरिजिन है, ठीक है ना, इसको यदि मैंने नाम दे देता हूँ, ये तो 4 यूनिट है, पकड़ लो, इसको मैं नाम देता हूँ सपोज A, इसको नाम देता हूँ P, इसको नाम देता हूँ Q, सिंपल कंसेप्ट, आपकी मर्जी, आप दूसरा भी नाम दे सकते हो, ओके भैया। तो ये सपोज 4 है, तो ये भैया कुछ ना कुछ रहने वाला है, x एक्सिस का 4 है दोनों तरफ, y आपको पता नहीं है, ये जो भी रहेगा जस्ट जनरलाइज बता रहा, p का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या रहने वाला है, x का आंसर 4 है, y का कुछ ना कुछ रहने वाला है, मुझे नहीं मालूम, q का 4 है, y भी कुछ ना कुछ रहने वाला है, अब -4 रहेगा यहाँ पे, ये -4 रहेगा, 4 रहेगा, x सॉरी -y रहेगा, ठीक है, ये तो मैंने कोऑर्डिनेट बना दिया, ओके गाइज, सिंपल समझ कंसेप्ट है। अब हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि भैया लिमिट, हम देखेंगे लिमिट। अब देखो ये जो फंक्शन दिया है आपको, दैट इज y = 16 of x²
नथिंग बट ये फंक्शन किस y इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब फंक्शन किसका है भैया, x का फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 16x²। अरे बात ध्यान में, इसका मतलब जो भी लिमिट्स लगेंगे वो काय के लिमिट रहेंगे, x के लिमिट रहेंगे। हमारा x का लिमिट यहाँ पे देखो कहाँ से चालू हो रहा है, हमारा चालू हो रहा है भैया x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 4 तक, ठीक है। तो हमारा ये जो डायग्राम इंटीग्रेट होने वाला है वो होने वाला है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 4। ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको, f ऑफ x dx। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कि हमारे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक लगेंगे और लिमिट्स को निकालते कैसा है, ठीक है ना। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, उस केस में हर एक क्वेश्चन के लिए किस तरीके से लिमिट निकाला जाता है पूरा स्टडी करेंगे। अब दिया है मेरे पास y इक्वल टू 16x², सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू 16, ये सॉरी y स्क्वायर इक्वल टू 16x दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम कभी भी y स्क्वायर का फॉर्मेट नहीं लगते, हम f ऑफ x कौन होता है, हमारा y होता है। तो भैया देयरफॉर y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16x, देखा जाए तो भैया प्लस माइनस ऑफ 4 ऑफ रूट x, y का आंसर। और y ही आपका कौन है, आपका f ऑफ x है। y स्क्वायर इक्वल टू 16x, इसको मैं f ऑफ x कर सकता क्या, फिलहाल के लिए नहीं कर सकता। ये मेरा इक्वेशन बन गया f ऑफ x का, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। लिमिट्स आपको पता चल गए, 0 टू 4 तक इंटीग्रेट करना है आपको। तो भैया अब मैं यहाँ पे लिखता, क्या लिखूंगा, देयरफॉर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू 4 लिखूं f ऑफ x dx। अब भैया f ऑफ x कौन है, f ऑफ x कौन है नथिंग बट आपका 4 रूट x है, प्लस माइनस 4 रूट x। देयरफॉर i इज इक्वल्स, यदि मैं प्लस माइनस 4 बाहर निकालता हूँ कॉन्स्टेंट, इंटीग्रल ऑफ 0 टू 4 रूट x यानी x टू द पावर कौन 1/2 dx। इसका आंसर क्या रहेगा बोलो, प्लस माइनस 4, हाँ जी जल्दी से, x टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 यानी कौन 2/3। हमने ये सॉल्व किया है, आप सभी को पता होगा। 0 टू 4, ये देखो प्लस माइनस 4 इंटू 2/3, ये चला x टू द पावर 3/2 का 0 टू 4। अब मैं क्या करने वाला हूँ बोलो, जब मैं सॉल्व करूँगा इसको तो 4 टू ज़ा 8/3, प्लस माइनस रखो आपकी मर्जी, नहीं रखते तो चलेगा। 4 टू ज़ा 8/3, ये होगा भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कौन है 4 टू द पावर 3/2 माइनस 0 टू द पावर 3/2। अब भैया 0 का पावर कुछ भी तो आंसर क्या आना है, 0 आना है। ये तो भैया 8/3 एज इट इज रहा। 4 टू द पावर 3/2 सिंपल कंसेप्ट है, 4 का क्यूब और 4 का रूट। 4 का रूट क्या होता है 2 और 2 का क्यूब क्या होता है 8, 8 माइनस 0। ये क्या बन जाएगा भैया 8 इंटू 8, 8 जा 64/3, क्या यूनिट स्क्वायर यूनिट। क्यों, क्योंकि बात क्या की हो रही है भैया, बात हो रही है हमारे एरिया की। तो इसका फाइनल आंसर क्या आना चाहिए आपका 64/3 स्क्वायर यूनिट, इसका आंसर आना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान से देखो। अब यहाँ पे देखो, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, ये कर्व दिया है लेकिन हमने इंटीग्रेट इसको इसके विद रिस्पेक्ट किया, लेकिन ये डबल है, डबल, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू दिस, इक्विवेलेंस है। अरे बधन में इक्विवेलेंस है, ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो एरिया निकला ना, ये वाला एरिया मेरा सिर्फ एक क्वाड्रेंट का निकला है, एक सेक्टर का, इतना वाला पोर्शन बचा है। तो पूरा एरिया के लिए देयरफॉर एरिया ऑफ, लिख लो पूरा, OQAPO इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, ये दोनों के दोनों सेम है, दोनों के दोनों कैसा है सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि भैया ये क्या है सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ये चीज दैट इज क्या OPAO, या तो फिर 2 इंटू एरिया ऑफ ये जो हमने निकाला ना एरिया, ये एरिया इन दोनों में से किसी एक का है, दोनों का नहीं है। अरे बात हमें दोनों का नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो है भैया 2 इंटू 64.3। इसका मतलब 64 इंटू 2 कितना होता है 128, 128/3 स्क्वायर यूनिट। ये जो हमने निकाला ना, ये हमने एरिया जो निकाला ना, तो ये मैं एरिया लिख रहा अभी मैं, एरिया ऑफ OAPO, ठीक है इसका, लेकिन पूरे का चाहिए करके 2 इंटू करना है।
ठीक है, इसको ऐसा कर, ठीक है, देख लो, इसको कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है, तब तक हम नया लेते हैं। हाँ जी, तो ये नया क्वेश्चन आपके पास अवेलेबल है। ये क्वेश्चन हम लेंगे, क्या लेंगे, चलो ले लेते हैं। एरिया बॉन्डेड बाय कर्व, ये स्टेटमेंट सेम रहने वाला है, ठीक है ना। आपको एक कर्व दिया रहेगा, फिर थोड़े थोड़े चेंजेस रहेंगे कि आपको जो लाइंस दिए हैं वो लाइंस हो सकते हैं, कभी एक्स का लाइन हो, कभी एक्स इंटरसेप्ट हो, कभी वाई इंटरसेप्ट हो, कभी दूसरा कर्व दिया हो, कभी सर्कल दिया हो। ये कॉम्बिनेशन आगे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। फिलहाल हम लेते कर्व, कर्व दिया है इसने, इस कौन सा क्वेश्चन लेते, ले लो, ये लेते एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ये भी पैराबोलिक कर्व है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, हमने हाइपरबोला पैराबोला लोकस क्लास 11 में हमने पढ़े थे, उसमें हमने सब कुछ डिस्क्राइब किया है, ठीक है। हाँ, तो उसका दिया है उसने, और y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 एंड द y एक्सिस, एज वेल एज y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 4 एंड पॉजिटिव y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख लो, अबे क्वेश्चन ऊपर गया ना, हाँ चलो दिख रहा है अभी ये बात, समझ गया, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ये तो रहना ही है भैया। कर्व देखो कौन सा है, तो कर्व ये पैराबोलिक कर्व है, लेकिन इसको ओपनिंग किधर रहेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, ओपनिंग y की तरफ रहेगा। हाँ जी, ओपनिंग y की तरफ, सबको मालूम है पैराबोला है तो भैया सिमेट्रिक तो रहना ही रहना है। हाँ जी, ये बात होगी। अब दूसरा क्या बोला कि y इक्वल्स टू 1, हाँ इसमें इसने क्या दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है, y इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू 4। वहाँ पे देखो हमारे पास जो प्रीवियस क्वेश्चन स्टडी किया था वहाँ पे डायरेक्टली दिया था x इक्वल्स टू 4, इसका मतलब दूसरा x का वैल्यू नहीं दिया था, तो हमने क्या कंसिडर किया था, x इक्वल्स टू 0 हमारा बॉर्डर रहेगा, लिमिट रहेगा। यहाँ पे उसने y के दो वैल्यूज दिए, ये हमारा, ये हो गया हमारा 1 और y इक्वल्स टू 4, यानी ये हो गया मेरा 4। तो भैया मुझे रीजन जो फाइंड करना है ना, ये वाला रीजन फाइंड करना है। एंड पॉजिटिव y एक्सिस बोला, बोलो तो ये पॉजिटिव y एक्सिस हो गया, सही बात है। उसके साथ साथ क्या बोला उसने, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जी, यहाँ पे क्या बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी मेरा ये वाला क्वाड्रेंट। देखो इस जो एरिया मेरा आ रहा है, ये जो रीजन आ रहा है, इस कर्व और इस दो लाइन के बीच का रीजन या इनसे बॉन्डेड रीजन, इसका मतलब ये वाला पूरा रीजन आ रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है ना। लेकिन उसने क्या बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होना बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी सिर्फ ये वाला रीजन होना, ये होना क्या नहीं। प्रीवियस सेक्शन में कैसा था, उसने कुछ क्वाड्रेंट फुड्रेंट कुछ बोला नहीं था, तो हमने क्या किया था भैया, पूरा का पूरा निकाला था। लेकिन इसने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि भैया मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालूंगा। इसका मतलब जो मुझे एरिया ऑफ बॉन्डेड चाहिए, तो मेरा भैया ये वाला बॉन्डेड एरिया है, समझ गए हो, इतना रीजन निकालना है। अब मैंने इसको नेमिंग दे देना है, मैं इसको नेमिंग देता, ये तो मेरा वो रहने वाला है, ये देता मैं ABCD PQRS, आपकी मर्जी कुछ भी दो, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। लिमिट्स देखो जी भैया, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 4 तक। ये जो लाइंस है ना, सॉरी, ये जो लाइंस है ना, इंटरसेप्ट है ना, x के हो गए y के हो गए, यही आपको मैक्सिमम टाइम आपके लिमिट्स देगा, ठीक है ना। हो सकता है हर क्वेश्चन में नहीं बता रहा ना, हर क्वेश्चन में अलग अलग होगा, लेकिन जहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल क्वेश्चन जहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आता है वहाँ पे आपको लिमिट्स डायरेक्टली दिए होते हैं। आगे में हम वैसे भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे लिमिट्स दिए नहीं होंगे, आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हो तो बाद में देखेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। हाँ जी, तो डायरेक्टली लिखूँ, लेट i इज इक्वल्स टू, सिंपल में लिख रहा, i छोड़ो, पहले सबसे पहले f ऑफ x कंसिडर करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू, दिया क्या है मेरे पास, चलो दिया क्या है, सॉल्यूशन। हाँ जी, सॉल्यूशन में गिवन में क्या दिया है जी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, क्या दिया है गिवन में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16y। इसका मतलब क्या जी, बोलो, इसका मतलब ये कि x इज इक्वल टू वही बात प्लस माइनस 4 अंडर रूट y, ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। लेकिन इस केस में क्या रहने वाला है, बोलो जी, f ऑफ y dy। क्यों, क्योंकि मेरा फंक्शन काय के ऊपर, ये x का वैल्यू कौन डिसाइड करेगा, y डिसाइड करेंगे, x का वैल्यू कौन करेगा, y करेंगे। इसलिए फंक्शन किसका फंक्शन है, y का फंक्शन है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर f ऑफ y, f ऑफ
y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 रूट y। ओके, हाँ, एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू, ठीक है। चलो, हाँ, तो देयर फॉर अभी ये एरिया है, देयर फॉर एरिया ऑफ रीजन बॉन्डेड बाय कर्व और ए लाइन, कर्व एंड लाइन, दैट इज एरिया किसका, ए बी सी डी ए, इतना रीजन इज इक्वल टू इंटीग्रल, हाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जी, 1 to 4 तक, और जो दिया हुआ है वो क्या है, फंक्शन मेरा है 4 अंडर रूट वाई प्लस ऑफ माइनस। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे, 4 को बाहर ले लेते, इंटीग्रेशन 1 to 4 y का रूट, अब डायरेक्टली पता है आपको, ठीक है ना। चलो, तो आप डायरेक्टली लिखो देयर फॉर 4, हाँ, ये एज इट इज, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या होगा, 2/3 y टू द पावर 3/2, समझे, है कि नहीं, y टू द पावर 3/2 ब्रैकेट क्लोज 1 to 4। हाँ जी, ये 4 to 8, 8/3 अपर माइनस लोअर, y टू द पावर मीन्स 4 to the power 3/2 माइनस 1 to the power 3/2। अब सबको मालूम है ये 4 to the power 3/2 का मैंने अभी किया था, क्या था उसका आंसर, बोलो, नीचे लिखो, क्या दिखेगा, क्या दिख रहा है, क्या देख लो एक बार, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, अब दिख जाएगा। हाँ जी, तो ये क्या बन जाएगा, वो देखो, ये हो गया भैया 8/3, 4 to the power 3/2 यानी 4 का रूट 2, 2 का क्यूब 8, माइनस 1 को भैया मन चाहे जितना पावर लगा दो, आंसर 1 ही रहना है, 1, 8 - 1 7, तो आंसर कितना निकल के आएगा, 8/3 इंटू 7। चलो मल्टीप्लाई करो, 7 8 जा कितना था, 26/3। ये आपके पास क्या आना चाहिए, स्क्वायर यूनिट। हाँ जी, क्यों स्क्वायर यूनिट लिखते हैं, क्योंकि बात एरिया की हो रही है, एरिया आ गया इसका मतलब स्क्वायर आ गया। देख लो जी, समझा क्या नहीं समझा, बड़ा ही आसान सवाल था, ठीक है। हाँ जी, चलो इसको कॉपी कर लो फटाक से, क्वेश्चन भी लिख लो एक बार सब लोग, ठीक है, और उसका सोल्यूशन भी लिख लो। हाँ जी, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, हमारे पैराबोला के दो हो गए, एक एक्स एक्सिस की तरफ का ओपनिंग हो गया, दूसरा वाई एक्सिस की तरफ का ओपनिंग हो गया, एक हमारा जनरलाइज कर्व भी आ गया जो हमने फर्स्ट लिया था, एक्सपोनेंशियल कर्व, ठीक है ना। हाँ, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सर्कल आएंगे, इसमें आपके पास इलिप्स मिलने वाले, इसमें आपके पास 2 कर्व मिलने वाले, बड़े अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, तो ये लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इलिप्स वाला, ठीक है ना। फाइंड द एरिया ऑफ इलिप्स, लिख लो क्वेश्चन। उसने पूछा है कि भैया फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स, पूरे के पूरे इलिप्स का एरिया पूछ दिया, एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स क्या दिया है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल्स टू 1। एलिप्स का जनरलाइज्ड इक्वेशन है, सबको मालूम है, ठीक है ना। हाँ जी, कुछ नहीं, इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। अब कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, आप ही बोलो। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा, चलो इलिप्स का डायग्राम निकाल लो। ये u, यहाँ पे अपना x a यानी आपका मेजर एक्सिस, b यानी आपका माइनर एक्सिस। तो अभी एलिप्स दिख नहीं रहा, लेकिन समझ जाओ कि ये एलिप्स ये करके, ठीक है ना, ठीक है गाइस। हाँ, ए एलिप्स ये आपका a, ये आपका b का पैटर्न, ठीक है ना। ये मेरा ओरिजिन a² यानी ये a, b² यानी आपका b। अरे भाई ध्यान में, उसने क्या बोला कि भैया इस एरिया का एलिप्स निकालना है। उसने किसी पर्टिकुलर सेक्टर का बोला क्या, पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का बोला क्या, नहीं बोला। किसी 2 क्वाड्रेंट का बोला क्या, नहीं बोला। पूरे के पूरे एलिप्स का बोला। अब सबको मालूम है कि भैया जो एलिप्स होता है ना, वो कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। अबाउट ओरिजिन क्या होता है, उसके ऊपर के फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट और नीचे का थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक अबाउट एक्स एज वेल एज सिमेट्रिक अबाउट वाई, हमारा एलिप्स इसका प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं मालूम है क्या, हम क्या करेंगे, हम पूरे के पूरे इलिप्स का नहीं निकालने बैठेंगे, हम भैया किसी एक पार्ट का या एक इस क्वाड्रेंट का निकाल लेते और जो भी आंसर आएंगे उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते, यानी पूरा का पूरा एरिया कवर हो जाएगा। आई बात समझ में। मीन्स हम निकालेंगे एरिया ऑफ ओ ए बी ओ,
जो निकल जाएगा इंटू 4 इज इक्वल्स टू पूरे के पूरे एरिया का इलिप्स का एरिया। समझे? ठीक है ना, वही करना है। अब बोलोगे कि सर इंटीग्रेट कैसा करोगे, लिमिट कैसा लगाओगे? तो भैया टेंशन लेने का नहीं, ये 0 से 1 तक वेरी करेगा। यदि आप इन टर्म्स ऑफ x ले रहे हो, एफ ऑफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ y, x एज अ फंक्शन ऑफ y बना रहे हो, तो लिमिट 0 to a लगाना पड़ेगा। यदि आप इस क्वेश्चन को फंक्शन ऑफ क्या बना रहे होंगे, x बना रहे होंगे, दैट इज नथिंग बट x इज इक्वल्स टू y। समझे क्या? x इज इक्वल्स टू समथिंग ऑफ समथिंग, मीन्स x का वैल्यू y के ऊपर डिपेंडेंट है। अरे बात ध्यान में, तो उस केस में 0 to b लगेगा। समझ रहा कि नहीं समझ रहा? हमने जब फंक्शंस पढ़े थे वहाँ पे हमने 2 केसेस बताया था भैया, एक होता है फंक्शन f ऑफ x, दूसरा होता है फंक्शन f ऑफ y। उस वक्त मैंने बताया था कि f के साथ, फंक्शन के साथ जो भी ब्रैकेट में एक टर्म आएगा उसके ऊपर आपके जो भी फंक्शन है, जो भी टाइप का फंक्शन है, उसका वैल्यू इस ब्रैकेट वाले टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। f ऑफ x इज इक्वल टू हमने y लिया था, f ऑफ y जो हमने x लिया था। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भैया y मेरे x का फंक्शन है, और ये दर्शाता है कि x मेरे y का फंक्शन है। इसका मतलब क्या कि मेरे y का वैल्यू डिपेंड करेगा किसके ऊपर जी? x के ऊपर, और x का वैल्यू डिपेंड करेगा किसके ऊपर जी? y के ऊपर। ये कंसेप्ट हमने हमारे लिमिट्स एंड फंक्शंस क्लास 11th में अच्छे से डिस्क्राइब किया है हमने, ठीक है? तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, मैंने क्यों रिवाइज किया, क्योंकि ये फंक्शन, ये कंसेप्ट अभी यहाँ पे आपको काम में आने वाला है। ओके, तो ध्यान में रखना, ठीक है? यदि x का लिया तो भैया x का लिमिट, यदि y का लिया तो y का लिमिट। सिंपल, बात खत्म। ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, ज़्यादा टेंशन देने का नहीं, ठीक है? हाँ, तो इसको सॉल्व कैसा करोगे? तो भैया सॉल्यूशन देख लो। इसको सबसे पहले हम सिंप्लीफाइड तो करना पड़ेगा ना। ये एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट है क्या? नहीं है, ये तो कुछ अलग ही फॉर्मेट दिख रहा है। तो भैया आपका काम क्या है? आपका काम बनता है, आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे इस फॉर्मेट में लाओ। किसी भी फॉर्मेट, दोनों में से कोई भी फॉर्मेट ला सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा प्रिफरेबल फॉर्मेट ये वाला आना चाहिए, ये वाला, ये वाला, ये वाला। मीन्स लिमिट 0 to a लगनी चाहिए, मीन्स y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाला फर्स्ट प्रिफरेबल फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। कैसा करेंगे देख लो भैया। हमको x को उधर लेके जाना है, तो भैया वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो जी देयरफॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी उधर जाएगा, तो भैया बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंपल फंडा है। देयरफॉर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट में डाल दो, अंडर रूट में डालोगे आप बी स्क्वायर। अब यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सिंपल फंडा, ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, नहीं किया। बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट के बाहर क्या बन जाएंगे? वाई इज इक्वल्स टू बी बाई ए, रूट के बाहर निकल गया। और अंडर रूट कौन रहेगा बोलो? अंडर रूट कौन रहेगा? जल्दी से, अंडर रूट ये बचा हुआ कौन? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपके पास एक फंक्शन बन के आ गया। बी बाई तो भैया कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्स आपके पास वेरिएबल है। देख लो, समझा क्या मैंने क्या किया? आपको इन टर्म्स ऑफ वाई बनाना है, वाई बना सकते हैं। एक्स को इधर रखो, वाई को शिफ्ट करो, फिर ए को उधर मल्टीप्लाई करो, एक ही बनना है। वहाँ पे बी बाई ए बन जाएगा, सॉरी ए बाई बी बन जाएगा। देख लो एक बार, बात ध्यान में। अब क्या करेंगे भैया, इसको इंटीग्रेट करना है। लिमिट्स आपके पास है 0 to a। चालू करें? हाँ जी, चालू करते हैं। ये चीज़ कॉपी कर लो, हाँ फिर से एक बार अपने कॉपीज़ में रेड पेन से मार्जिन के ऊपर में लिख के रख देना ये चीज़ें, ठीक है ना? अभी आप क्लास 11 का बुक तो खोल के बैठने वाले नहीं हो, मुझे मालूम है। वो कहाँ रखा है आपको भी पता नहीं होगा, है कि नहीं? हाँ, तो इसीलिए लिख के दिया। तो चलो, देयरफॉर एरिया ऑफ इलिप्स निकालो, रीजन लिखता बाद में इलिप्स। हाँ, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, अभी मैं कैपिटल लिखा, यहाँ पे मैंने स्मॉल लिखा, लेकिन समझ जाओ। हाँ, इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, विच इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a रहेगा। एफ ऑफ एक्स आपका कौन है? नथिंग बट वाई, नथिंग बट बी बाई ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी, तो बी बाई ए बाहर, इंटीग्रल 0 to a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। डी एक्स तो लगाना ही लगाना है। हाँ जी बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, स्पेशल केसेस आ रही क्या बात ध्यान में? कुछ स्पेशल केसेस, एक्स बाय ए साइन इनवर्स, देखो है कि नहीं? हाँ,
तो उसी के हिसाब से हमको लिखना है। तो ये लिख लो, यहाँ पे हम डायरेक्टली 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते, दिख रहा है ना। हाँ जी, हम इसमें 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके पास हम डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे हम लोग? डायरेक्ट उसका फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? बोल लो क्या होता है रे? देखो देखो अपना क्या है, देखो उसमें स्पेशल केसेस रूट वाला है, ठीक है ना। 4 जो फॉर्मूला लिख के देते हैं, एक्स बाय, बोलो x/2 एज इट इज माइनस, इसको साइन इनवर्स दर्शा रहा, तो साइन इनवर्स x/a² 2 साइन इनवर्स x बाय, ठीक है ना, उसको बिलोंग करेगा, ठीक है। तो चलो लिख लो इसको। हाँ, b/a, तो इसको मैं लिखता ये x/2 एज इट इज a² माइनस x² माइनस a²/2, ठीक है ना, साइन इनवर्स x/a, लिमिट 0 to a। अब बोलो कि ये ऐसा क्यों लगा है? ऐसा क्यों लगा है? यहाँ पे x की जगह पे मैंने x लिखा क्योंकि हमारे पास x की जगह पे x है, a की जगह पे a ही है करके a ही रखा। लेकिन जब हमने इसके न्यूमेरिकल सॉल्व की तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे a के जगह पे इसका वैल्यू रखा था, x की जगह पे यहाँ पे इसका वैल्यूज रखे थे, ठीक है ना। देख लो एक बार आप लोग, बुक्स निकालो पूरे के पूरे, या फिर प्रीवियस थोड़ा सा चेंज टर्न करो, उसमें आपको पूरा का पूरा विजिबिलिटी हो जाएगा कैसा दिया है, क्या दिया है। ओके, लिख लिए? हाँ चलो, अब उसमें सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे? अब कुछ नहीं, ये वैल्यूज पुट करो 0 to a वाला। यहाँ पे प्लस है क्या माइनस है? देख लो एक बार, प्लस है शायद से, चेक कर लो, कॉपीज में चेक कर लो, प्लस है तो प्लस ही है, ठीक है। हाँ चलो पुट करते हैं। देयरफॉर b/a, x के जगह पे a डालना है, वैल्यूज क्या है, लिमिट्स क्या है, ये x के लिमिट से पता है ना। हाँ, x की जगह पे a डाला तो भैया a/2 अंडर ऑफ a², x की जगह पे इसका मतलब a² प्लस a के जगह पे तो कुछ डालना नहीं है, एज इट इज रखना है, x की जगह पे a डालना है, a अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो मैं यहाँ पे ये दे रहा, यहाँ पे ये बड़ा ब्रैकेट देता, माइनस लोअर लिमिट, x की जगह पे 0/2 अंडर रूट a² माइनस 0² प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कहीं पे कुछ छूट गया होगा तो देख लो, दिख रहा है क्या भाई बच्चों? ओ यार नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, ये लो अब शायद से दिख गया, ठीक है ना। और थोड़ा सा हम ज़्यादा ही डीप चले गए, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर से चालू करना था, कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो, a² माइनस a² कैंसल, 0 एनीथिंग 0, a/1 साइन इनवर्स 1 π/2 90, साइन 90 का आंसर 1, ठीक है ना। हाँ तो देखो मैं लिख रहा इसमें रेड पेन से लिखता ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये भैया b/a एज इट इज, ये 0 बन गया, 0 × g नथिंग बट 0 प्लस ये आपके पास a²/2, इसका आंसर आपके पास निकलेगा π/2 90, साइन इनवर्स 1 का आंसर 90 माइनस 0 बाई एनी नंबर नथिंग बट 0, 0 × एनी नंबर 0, ये 0 हो गया प्लस, हाँ ये 0 बाई एनी नंबर 0, साइन इनवर्स 0 0 0 × एनी नंबर इज इक्वल टू फिर से 0, तो भैया ये तो 0 ही बन गया है कि नहीं। हाँ तो भैया मेरे पास बचा b/a, ये 0 प्लस एनीथिंग इज इक्वल टू क्या निकला आंसर, a² π डिवाइडेड बाय 4, ये तो 0 ही था। अब देखो कुछ कैंसिल हो जाए तो कैंसिल करो, नहीं होता तो रहने दो, ये a और a कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल होगा, मेरे पास आंसर मिलने वाला है ab × π/4, ऐसा भी लिख सकते हैं ab × π/4 स्क्वायर यूनिट। लेकिन ये काय का आंसर हो गया, दिख रहा है क्या, देख लो काय का आंसर हो गया, एक क्वाड्रेंट का आंसर हो गया, इस क्वाड्रेंट का आंसर हो गया। मुझे क्या चाहिए, पूरा इलिप्स का चाहिए। देयरफॉर एरिया ऑफ इलिप्स इज इक्वल टू 4 × एरिया ऑफ OABO इज इक्वल टू 4 × इसका आंसर क्या निकला रे, AB × π/4, 4 4 गेट कैंसिल, आंसर निकलेगा AB × π या π AB स्क्वायर यूनिट।
काय का आंसर निकला, ये एरिया निकला हमारा जो रिक्वायर्ड था। किसका एरिया? एरिया ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन कर दो। ठीक है, इसका फाइनल आंसर है। किस तरीके से हमने किया इसको जरा ध्यान से देखो, समझ लो और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करो। आ जाना चाहिए, बड़ा ही सिंपल है भैया। पहले बता रहा आपके बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो भैया फंसना है, फंसना है। एक्स पकड़ के चलो, यही क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, और कैसे सॉल्व करना, क्या सॉल्व करना मैंने आपको बताया। बिल्कुल शांत दिमाग रख के क्या पूछा है उसकी तरफ ध्यान में रख के सॉल्व करना है। चलो फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लो। हमारे लिप्स हो गया, सर्कल का भी सेम रहेगा भैया। देखो सर्कल का भी सेम क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, तो वहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया रहेगा। ठीक है ना, और आपको लिमिट्स मालूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका ए होता है, यहाँ तक बी होता है। एक क्वाड्रेंट का निकालने का और बाकी का 4 से मल्टीप्लाई करने का। सर्कल का भी क्वेश्चन सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट बन जाएगा, टेंशन नहीं लेना। लेकिन इक्वेशन ऑफ वहाँ पे लिख दिया था ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपको जब सर्कल का पूछेंगे तो एरिया ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया रहेगा। ठीक है ना। हाँ, अभी हम नया कुछ लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ स्लोप्स वाला का, सॉरी कर्व वाला एक देखते हैं, या फिर ये वाला लो। ये वाला अच्छा है, ये ट्रायंगल का दिख रहा है मेरे को। ट्रायंगल का लो, ट्रायंगल का। ठीक है ना, ट्रायंगल का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्सेस और वर्टेक्स, नाम भी दिया है पी क्यू आर, उसका दिया है P -1,1, Q दिया है 0,5 और R दिया है, कितना दिया है 3,2। कितना दिया है 3,2। आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है। PQR उसके कोऑर्डिनेट दिया, इसका मतलब ट्रायंगल PQR है, तो हम सबसे पहले ट्रायंगल निकालेंगे, लेकिन उसके पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका ये x, उसका ये y। पहला है -1 1, x -1 यानी ये पॉजिटिव, एक पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है ना, ये आपका P हो गया, पॉइंट P क्या है कोऑर्डिनेट -1 1, Q 0,5, x 0, ये 5, इसका मतलब y एक्सिस पे है, Q 0,5, R 3,2, x का 3, ये पकड़ लो, और इसका 2, इसको हमने 1 पकड़ा था, ये 2 यहाँ पे पकड़ लो, यहीं पे। हाँ हाँ, ये वाला, ये कौन आपके पास R है 3,2, इसको ज्वाइन करो, ये ऐसा, उसके बाद ये ऐसा और ये ऐसा। ठीक है ना, पी क्यू आर ट्रायंगल हो गया। आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ जाओ। अब इसका एरिया यानी ये पूरा का पूरा रीजन आपको फाइंड करना है। भैया ये ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक है क्या, ये जो ट्रायंगल है वो सिमेट्री है क्या? नहीं है, इसलिए आपको किसी एक क्वाड्रेंट का निकाल के मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ऐसा कर पाओगे क्या? नहीं आपको इसका कंप्लीट एरिया निकालना पड़ेगा। निकालोगे कैसा, अभी देखो कैसा निकालते हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसा निकाल सकते हैं, पी क्यू का पूरा रीजन बाउंडेड प्लस क्यू आर लाइन का पूरा रीजन बाउंडेड अलॉन्ग एक्स, ये भी अलॉन्ग एक्स, माइनस क्यू आर का रीजन बाउंडेड। समझ गए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखो इसको सॉल्व कैसा करेंगे, मैं सेपरेट डायग्राम बना रहा है इसका। हाँ, ये कुछ सपोज ऐसा है, हाँ समझ जाओ, ये ऐसा है, ये ऐसा है। ठीक है ना, तो मुझे इसका रीजन निकालना है, तो रीजन कैसा निकालोगे? सबसे पहले आपको ये लाइन, ना ये लाइन वाला रीजन, ये लाइन का बॉन्डेड रीजन कौन सा हो गया? ये पी क्यू लाइन का बॉन्डेड रीजन कौन सा हो गया? ये वाला रीजन हो गया पूरा का पूरा, ये वाला। ठीक है ना, तो ये रीजन, ठीक है, प्लस इधर का रीजन कौन सा? ये वाला आ रहा है, तो ये लाइन का बॉन्डेड रीजन कौन सा हो गया भैया? ये रीजन पूरा, ये देखो ये परपेंडिकुलर लाइन ऐसे आ गई ना, ये बॉन्डेड रीजन हो गया, ये बॉन्डेड रीजन हो गया रेड से। इन दोनों का एडिशन करो, ठीक है, इतना पूरा रीजन आ गया, और माइनस करो ये वाले लाइन का रीजन।
अब ये वाले लाइन का रीजन कौन सा रहेगा, ब्लैक पेन है ना अपने पास, ये वाले लाइन का रीजन कौन सा रहेगा, ये डबल डबल किया गया, हाँ, पी आर का रीजन कौन सा रहेगा, ये वाला रीजन रहेगा। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये रीजन को क्या करना है भैया, सब्ट्रैक्ट करना है। अरे भाई ध्यान में, ये एक प्लस ये एक माइनस ये एक इज इक्वल्स टू ये है कि नहीं। देखो इसको ध्यान से देखो, सिंपल फंडा है, ध्यान से देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। हाँ तो अभी क्या करेंगे इसमें, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा इसका अमाउंट, फिर इतना एरिया हमारे पास निकालना है। तो अभी हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट दिए पी आर क्यू। अब क्या करेंगे हम, इसका इक्वेशन निकालेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, इसका इक्वेशन निकालेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद जो भी कैंसिल आउट करना वो हम कैंसिल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इक्वेशंस निकालना चालू करेंगे एक एक लाइन का। तो देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले निकालूंगा इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा निकालते हैं आपकी मर्जी, पी क्यू निकालो, पी आर, पी क्यू क्यू आर आर एस, ऐसा करते हैं, आर पी, हाँ, लाइन पी क्यू। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा निकालोगे, आपके पास ये लाइन दिया है, इस लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट दिया है। हमने जब लाइन लेसन स्टडी किया था या स्ट्रेट लाइंस, उसमें मालूम है इक्वेशन ऑफ लाइन कितने फॉर्मेट्स के थे, 5 से 6 फॉर्मेट से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ये वाला कौन सा फॉर्मेट लगेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म। कौन सा, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, हमने पढ़ा है सब कुछ, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, हाँ जी, क्या इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म बोलो, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल्स टू बोलो, या फिर ऐसा भी चलता है कोई कि y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन माइनस वाई टू इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन माइनस एक्स टू, ये भी पैटर्न चलता है, ठीक है। या फिर कोई इसको इधर लिखते उसको उधर लिखते, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो भैया पी क्यू का, पी को इसको आप यदि एक्स वन वाई वन कंसिडर करते हो, इसको आप यदि एक्स टू वाई टू कंसिडर करते हो, तो ये क्या 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 होंगे देख लो, y माइनस वाई वन कौन है आपके पास 1 होल डिवाइड बाय वाई वन यानी 1 माइनस वाई टू कौन आपके पास 5 इक्वल टू x माइनस एक्स वन कौन है आपके पास -1 यानी +1 होल डिवाइडेड बाय x वन कौन है -1 और ये माइनस एक्स टू कौन है 0। आई बात ध्यान में, देयरफॉर y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 5 माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है, ये माइनस कैंसिल। तो देखो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4 को उधर मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 इंटू एक्स प्लस 1, ये क्या इम्प्लाइज कर रहा है हमें, y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4, ये उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 4x प्लस 5 बन जाएगा। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। कौन सी लाइन का इक्वेशन बन गया, लाइन पी क्यू का इक्वेशन बन गया। y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट इक्वेशन ऑफ लाइन पता है ना, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी वाला फॉर्मेट। अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालेंगे, पी क्यू का हो गया, नेक्स्ट सिमिलर फॉर्मेट हम किसका निकालेंगे, क्यू आर का निकालेंगे। अब मैं यहाँ पे लिखता डायरेक्ट क्यू आर लिखता, ठीक है। अब फॉर्मूला लिख लो, सिमिलर पैटर्न, ठीक है। इसका क्यू आर ले रहे हैं हम लोग, तो इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 ले लो। तो देखो जी भैया क्या बन जाएगा, y माइनस वाई वन यानी 5 डिवाइड बाय x माइनस x1, या कैसा भी ले सकते हो, ठीक है ना, इधर रखो या y माइनस वाई वन करो, एक ही बात है। y1 माइनस y2, y1 माइनस y2, y1 कौन है जी आपके पास 5, y माइनस वाई है ना, y2 कौन है आपके पास 2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 कौन है आपके पास 0 अपॉन 0 माइनस x2 कौन है आपके पास 3, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 0 यानी कौन x डिवाइड बाय माइनस 3, 3 कैंसिल, देयरफॉर y माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस x, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 5। ये मेरा सेकंड इक्वेशन बन गया। किसका इक्वेशन बन गया, ये इक्वेशन बन गया क्यू आर का। अभी मेरे पास थर्ड लाइन है, कौन सा लाइन है, पी आर, इसका भी इक्वेशन बनाना है। अब पी आर का इक्वेशन देखो, इसको x1 y1 x2 y2 ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डायरेक्टली पी आर का इक्वेशन, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा अभी मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन लिख रहा हूँ। कौन है मेरे पास, पी आर इज इक्वल टू वही बात फिर से, y माइनस वाई वन यानी 1 होल डिवाइड बाय y1 माइनस y2 यानी 2 इज इक्वल्स टू x माइनस x1 यानी -1 यानी फिर से +1 और x1 माइनस x2 -1 -3।
आज ये बन जाएगा भैया y माइनस वन अपॉन माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस फोर, माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर। ठीक है, यदि मैं इसको इस साइड लेके जाऊँ तो y इज इक्वल्स टू वन प्लस बन जाएगा x प्लस वन डिवाइडेड बाय फोर प्लस वन। इसको यदि हम सॉल्व करते, पहले देख ले रहा, नीचे का नहीं दिख रहा होगा आपको, मुझे मालूम है। ओके गाइस, हाँ अब सही है। हाँ, तो यहाँ पे भी देख लो, हमने कुछ नहीं किया, कैंसिल कैंसिल किया, यहाँ पे माइनस वन था, फिर मैंने फाइव को उधर लिखिएगा प्लस फाइव लिख लिया। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला यूज़ किया हमने, ये फोर था, अभी इस वन को उधर लेके गया प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो, सेम आंसर आपको मिलने वाला है। दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन और ये प्लस फोर, वन प्लस फोर डिवाइड बाय फोर, नथिंग बट क्या निकल जाएगा x प्लस फाइव बाय फोर। ये आपके पास किसका निकल गया, PR का इक्वेशन निकल गया, PR का इक्वेशन निकल गया, PQ का निकल गया, QR का निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे। अब देखो भैया, जब मैं PQ को इंटीग्रेट कर रहा तो P चालू कहाँ से हुआ, माइनस वन, उसका x कोऑर्डिनेट कौन है माइनस वन, और कहाँ पे एंड हो रहा है यहाँ पे जीरो, मीन्स PQ इंटीग्रेट होगा माइनस वन टू जीरो के बीच में। सेकंड जो मेरा QR है वो कहाँ से कहाँ चालू हुआ, जीरो से चालू हुआ, खत्म कहाँ पे हो रहा है, तीन पे खत्म हो रहा है, x कोऑर्डिनेट थ्री है करके, x कोऑर्डिनेट जीरो, x कोऑर्डिनेट माइनस वन। तो सेकंड जो है QR का इंटीग्रेट होगा जीरो टू थ्री के बीच में, QR इंटीग्रेट होगा जीरो टू थ्री के बीच में। जब PR की बात होगी तो भैया PR इंटीग्रेट होगा माइनस वन टू थ्री के बीच में, PR इंटीग्रेट होगा माइनस वन टू थ्री के बीच में। इन तीनों इक्वेशंस को इन तीन ये तीन लिमिट यूज करते हुए आपको इंटीग्रेट करना है, और जैसे आंसर निकल जाएगा इन दोनों को ऐड करो, तीसरे को सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आपके हाथ में है। ओके गाइज, सो मिटाए, इसको मिटा देता हूं मैं। तो तीनों के इक्वेशंस कैसे निकल गए सबको पता है, इसको एक बार देख लो। हम थोड़ा सा बोर्ड का वो साइड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है गाइज। ओके भाई, तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक एक इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे। पहला इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसकी बारी आ रही है, पहले PQ की बारी आ रही है। PQ इंटीग्रेट हो रहा है भैया माइनस वन टू जीरो, इक्वेशन कौन है मेरे पास 4x प्लस फाइव, सबका y के फॉर्मेट में निकाला, सबका y के फॉर्मेट में निकाला, y इक्वल्स टू f ऑफ x, इसलिए ये लिया। ये इंटीग्रेट होगा भैया 4x प्लस फाइव, एक साथ निकालेंगे, एक साथ निकाल सकते, टेंशन नहीं है। देखो एक साथ कैसे निकालेंगे, मैंने क्या बोला, इसका इसका एडिशन, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्ट लिखता एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ लाइन दिस प्लस इंटीग्रल जीरो टू थ्री, इसका इक्वेशन QR का इक्वेशन माइनस एक्स प्लस फाइव और माइनस इस लाइन का इंटीग्रल दैट इज माइनस वन टू थ्री जी एक्स प्लस फाइव बाय फोर, एक्स प्लस फाइव बाय फोर। एक लाइन में आंसर निकालते बोले तो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है दिख रहा है, हाँ। तो आंसर आ गया इसका। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, हाँ इसका इंटीग्रेशन देखो क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर बाय टू प्लस 5x माइनस वन टू जीरो प्लस इसका आंसर माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 5x इंटीग्रल जीरो टू थ्री माइनस ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस फाइव, कॉन्स्टेंट है 1/4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, 5x, ठीक है 1/4 कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, इसका इंटीग्रेट करो 5x लिमिट माइनस वन टू थ्री, ये 4 मैंने निकाला बाहर, सॉरी ये 1/4, हाँ 1/4। तो इसका आंसर 2 1 जा 2 2 जा 2x स्क्वायर प्लस फाइव माइनस वन टू जीरो, ठीक है, प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 5x 3 टू 0 माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस 5x माइनस वन टू थ्री। मैं एक साथ भी कर सकता था, अभी इसके लिए हमें ये स्टेप लिखना पड़ा। बोलेंगे सर सेम स्टेप क्यों लिखे, डायरेक्ट लिख सकते, कुछ इशू नहीं है। अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, हाँ करो। अपर लिमिट 0,
डालेंगे तो भैया 0 हो जाएगा, 0 + 5 5 माइनस -1 है, -1 का स्क्वायर 1, 2 × 1 2, 2 + 5 7। मैं डायरेक्ट कर रहा, ठीक है। आप एक एक स्टेप डाल के करो घर पे, जब आप अपने कॉपी में लिखोगे तो एक एक स्टेप डाल के करो यदि आपको नहीं जम रहा है तो ठीक है। डायरेक्ट जम रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। हाँ, यहाँ भी अपर माइनस लोअर, माइनस ऑफ x का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, -9/2 + 5 3 जा। अबे यहाँ पे मैंने x नहीं लिखा क्या रे, हाँ यहाँ पे 5x छूटा ना भाई, तो ये तो 0 बन जाएगा ना भाई, ये तो पूरा का पूरा 0, 5x 0 माइनस, तो -1 का यानी स्क्वायर 2 2 और ये -5 -3 बनेगा डायरेक्टली सिर्फ। हाँ यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर 9, 9/2 -9/2 + 5 3 जा 15, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0 है तो भैया 0 पूरा का पूरा, जिसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। हाँ -1/4, अपर लिमिट 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। देखो कहीं गलत नहीं हुआ ना हमारा, चेक कर लो, नहीं तो फिर पूरा किए धरे पे पानी फैल जाएगा। ओके, और ये प्लस 15 माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर -1 है, मीन्स -1 का स्क्वायर 1, 1/2। ओके, -1 है मीन्स -5, माइनस +5, ठीक है। तो इसका आंसर देखो क्या निकल के आना चाहिए, -3 प्लस -9/2 + 15 कितना होता बोलो, 30 -9 21/2, 21/2। हाँ -1/4 इंटू, इसको देखो कैलकुलेट करो, 9/2 15 + 5 20, 9/2 -1/2 कितना 8/2, 8/2 + 20, ठीक है। ये इसको सॉल्व करो, -3 2 जा 6 + 21/2 -1/4, ये 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है 8, ये 24 है, 4 1 जा 4 6 जा, तो इसका आंसर क्या निकला, -6 और 21 कितना निकला 15, 15/2 -6 इक्वल टू कितना निकलेगा बोलो, 6 2 जा 12, 15 - 12 3, 3/2 स्क्वायर यूनिट। क्या आंसर निकला, ये हमारे ट्रायंगल का आंसर निकला। देखो बरा इतना निकल रहा है कि कितना निकल रहा है, या फिर कुछ गड़बड़ी हो गई होंगी तो वो भी चेक कर लो एक बार, 21/2 जो भी है चेक कर लो, जितना निकला उतना आपका आंसर रहने वाला है। ओके, हाँ चलिए आ रहा ना सब, यहाँ पे -3 1 और अपर माइनस, हाँ माइनस प्लस, अपर माइनस लोअर, यहीं पे हमारा +3 था। ये होता है कभी कभी, ऐसा नहीं होना चाहिए। 27, ये बन गया मेरे पास 27। 12, 27 - 12 कितना 15, 15/2 इसका आंसर आना चाहिए, देख लो। और यहाँ पे तो चेक कर ले, यहाँ पे भी हमने तो बाकी का तो सही किया था, 0 का तो उधर का 0, यहाँ पर लिमिट 3 था, 3 का स्क्वायर माइनस बाहर है तो सिर्फ 9, -9/2 रहेगा। 15 ये भी सही है, -1/4 एज इट इज, इसका 3 का स्क्वायर 9, 9/2, 3 5 15 एज इट इज, -1, -1 का स्क्वायर 1, 1/2, क्योंकि माइनस अपर लिमिट माइनस है करके लोअर, -5, ये माइनस प्लस से सही, ठीक है। आप ये वाला जो स्टेप किया ना मैंने डायरेक्ट किया, आप क्या करो इसको अपर माइनस लोअर ऐसा स्प्लिट करो, बड़ा लिखो पूरा, ठीक है, आपका आंसर ये आ जाएगा। अब ऑलमोस्ट ऐसे ही सही है हमारा 15/2 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। ओके, हाँ इसको नोट डाउन कर लो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। अरे बे यार दिखने रहा आपको, ये दिख गया, ठीक है, दिख रहा है। अब थोड़ा सा कैसा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से सब लोग, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऊपर का तो देख लिए होंगे आपने क्या है क्या नहीं। क्वेश्चन है, वर्टेक्स दिए है, उसको हमने एक एक लाइन का इक्वेशन लिया, एक एक लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ये हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ध्यान में रखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, तीनों इक्वेशंस निकाल लिए, लाइन पी क्यू का, लाइन क्यू आर का और लाइन पी आर का।
फिर तीनों इक्वेशंस को हमने इंटीग्रेट किया, उनके लिमिट्स, एक्स एक्सिस के लिमिट लिए -1 to 0, 0 to 3 और -1 to 3, और उसको फिर हमने सॉल्व किया, उसका आंसर 15/2 स्क्वायर यूनिट आना चाहिए।